हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि सफलता का मतलब ये नहीं कि आपने कभी कोई फेलियर देखा नहीं। सफलता का मतलब ये है कि आपके मल्टीपल फेलियर्स मिलने के बावजूद, बहुत जगह निराशा हाथ लगने के बावजूद आप में उत्साह की कमी ना हो, आप में एंथुजियाज्म की कमी ना हो, आप में जो जज्बा है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, उसकी कमी ना हो और आप उसी दृढ़ निश्चय के साथ में, उसी आत्मविश्वास के साथ में जिसके साथ आपने पहली दफ़ा वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करी थी, उसी उत्साह के साथ में आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं, उसे कहा जाता है सक्सेस। और तभी व्यक्ति असल मायने में कामयाब होता है। मनोज कुमार जी का एग्जाम्पल सब लोगों को पता है, ठीक है। इतने फेलियर्स के बाद में ऐसे बहुत सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में अपने क्वालिफाई किया था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने फेलियर नहीं हासिल किया तो वो आज कामयाब है, लेकिन पहले जितने भी अटेम्प्ट्स में उनको निराशा मिली, उनने अपना हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे, ठीक है। आप भी इसी बात को ध्यान में रखिए। अगर कोई बच्चा है ऐसा है जो कभी एसएससी का क्वालिफाई नहीं कर पाया है एग्ज़ाम, ठीक है, तो आप लोग निराश ना होइए। आप उसी एंथुजियाज्म के साथ में, उसी जज्बे के साथ में काम कीजिए, मेहनत कीजिए, हर बार वैसे ही शुरुआत कीजिए जैसे आप पहली दफ़ा कर रहे हो और पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The government must keep the regulatory environment of space sector clear. Regulatory environment मतलब जो इसके ऊपर नियम वगैरह बनाए जाते हैं, तो बोल रहे हैं सरकार को जो रेगुलेटरी यानी कि नियम वगैरह बनाने का जो दायरा है स्पेस सेक्टर्स को, उससे बाहर रखना चाहिए। अब कैसे? Space used to be the final frontier, but its increasing exploration has changed that. बोल रहे हैं स्पेस जो है वो एक फाइनल फ्रंटियर यानी कि एक आखिरी सीमा थी जो हम लांघ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जो नए नए एक्सप्लोरेशंस यहाँ पे किए जा रहे हैं उससे ये लगता है चेंज हो गया है इसके मायने। रिप्लेसिंग अ रोमांटिक नोशन विद नैरेटिव्स विद फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक। बोल रहे हैं जो एक कल्पना, आइडियलिस्टिक कल्पना वाली जो एक नज़रिया था ना, उसको चेंज करती है। किससे? उन कथाओं से, उन नैरेटिव्स से जिसमें फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस संभावनाएं हैं। स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस फ्लाइट आर एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, स्पेस में जाना कोई सस्ता काम तो है नहीं, बड़ी महंगी पड़ती हैं फ्लाइट्स। risky endeavors that only national agencies were suited to engage in for decades। और ये बड़े ही जोखिम भरे भी होते हैं, इसके अंदर जो भी प्रयास होते हैं वो बड़े जोखिम भरे होते हैं, इसीलिए अभी तक नेशनल एजेंसीज यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज ही सही मायने में मानी जाती थी कि इतने दशकों से उनको ही अधिकार था कि वही इस एक्सप्लोरेशन को करें। दिस is no longer true as private sector players are increasingly expected to complement, augment and or lead the way by identifying market opportunities and innovating rapidly। बोले लेकिन अब ये बात ना सच नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं जो कि लगातार यहाँ पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं, ऑगमेंट करना मतलब बढ़ा रहे हैं, एंड और या फिर साथ ही साथ लीड कर रहे हैं यानी कि अगुवाई कर रहे हैं। किसकी? अलग अलग वेज में जो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स है, जैसे कि एक्स का अपना एक स्पेस एक्स जो है, ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है उसका अपना एक स्पेस प्रोग्राम चल रहा है। द वे बाय आइडेंटिफाइंग, कैसे लीड कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कुछ इनोवेशंस की अगर जरूरत है तो वो कैसी इनोवेशंस की जरूरत है, इन सब में अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया स्टार्टेड ऑन दिस पाथ इन 2020 विद द स्टेट लेड रिफॉर्म्स दैट ओपन्ड इट्स स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट कंपनीज। हिंदुस्तान इस रास्ते पे कब चला? हिंदुस्तान ये प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें आने देने की अनुमति इसने 2020 में दी, जब स्टेट लेड यानी कि सरकार द्वारा
लीड की जाने वाली कुछ हमने रिफॉर्म्स लाई। कैसी रिफॉर्म्स? जिनमें कि स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया गया। देन रिलीजिंग द जियोस्पेशियल गाइडलाइंस, और फिर हमने जियोस्पेशियल गाइडलाइंस को भी रिलीज कर दिया, हटा दिया। एंड लेटर द इंडियन स्पेस पॉलिसी, इनको हटा दिया। क्रिएटिंग द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, फिर एक हमने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर बनाया। एंड पासिंग द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, और फिर एक टेलीकॉम एक्ट 2023 पास किया गया। दैट among other departures from the Indian Telegraph Act 1885, जो और कुछ चीज़ें हमने अलग करी, किसमें से? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में से, उसमें से एक था प्रोवाइडेड फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या क्या ला दिया गया? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भी इसके दायरे में। किसके दायरे में? जो हमने इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ये बनाया ना, इसके अंदर में ला दिया गया। On February 21, the government opened the door to 100% foreign direct investments (FDI) in the manufacturing of components and subsystems for satellites. दूसरी चीज 21 फरवरी को, इसी साल की बात कर रहे हैं, बिकॉज आगे सन नहीं लिखा है, ईयर नहीं लिखा है, तो इसी साल की बात कर रहे हैं। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI के उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 100% के लिए डोर खोल दिया, यानी कि अब 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसमें अगर हमें सैटेलाइट्स के, उनके ग्राउंड सेगमेंट के, यूजर सेगमेंट के हमें सिस्टम, सब सिस्टम, कंपोनेंट्स कुछ भी बनाने हो, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अप टू 74% इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, अगर सैटेलाइट बनानी है तो उसमें 74% की FDI, ऑपरेशंस एंड डेटा प्रोडक्ट्स में, एंड अप टू 49% इन लॉन्च व्हीकल्स, स्पेसपोर्ट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है कि अगर उनके कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, तो उसके 100% आपको FDI मिल सकती है। अगर आपने सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करनी है, उसके ऑपरेशंस मैन्युफैक्चर करने हैं, ऑपरेशंस में काम करना है, डेटा प्रोडक्ट्स में काम करना है, तो 74% तक आप FDI ले सकते हैं। और अगर आपको PSLV, LV यानी कि लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप 49%, स्पेस पोर्ट्स बनाने हैं या फिर उन्हीं से मिलते जुलते कुछ सिस्टम बनाने हैं, तो 49% आपको FDI मिल सकता है। As such, by stepping out of the way and allowing substantial FDI via the automatic route, अब अगर हम stepping out of the way मतलब कुछ लीग से हटकर कुछ करना, जो हम यूजुअली करते हैं उससे अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल कुछ करना। एंड अलाउइंग, क्या किया हमने? अलाउ किया FDI को, भारी मात्रा में FDI को इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया ऑटोमेटिक रूट्स के जरिए। The government has taken the logical next step in spurring the contributions of private space flight operators. स्पर मतलब प्रेरित करना, बढ़ावा देना। तो सरकार ने बिल्कुल एक तार्किक, एक बहुत रीजनेबल, लॉजिकल स्टेप उठाया है, जो कि अगला स्टेप होना ही चाहिए था। अगर हमें प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑपरेटर्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए, उसको प्रेरित करना है, तो यही अगला कदम होना चाहिए था। टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को एंड एप्लीकेशन डिजाइनर्स टू द नेशनल स्पेस इकोनॉमी इन लाइन विद द एम्बिशंस आउटलाइंड इन द स्पेस पॉलिसी, यानी कि अगला कदम यही होना चाहिए था कि प्राइवेट स्पेस फ्लाइट ऑपरेटर्स को, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को, एप्लीकेशन डिजाइनर्स को, इन सबको हम लोग कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। किसमें? हमारी नेशनल स्पेस इकोनॉमी में, जो कि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, उसके साथ में इन लाइन है, यानी कि उसी के संदर्भ में बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है, अगर हम अपनी स्पेस पॉलिसी के अनुसार उसको देखें तो। The decision gives India the ability to take advantage of its less vitiated foreign ties. बोल रहे हैं अब ये जो फैसला है, ये क्या करता है, जो हमारा अभी तक थोड़ा कम होता हुआ, निष्फल रहा फॉरेन टाइज है, उनको एक
काबिलियत देता है, एक एबिलिटी देता है कि वो हम इस चीज का, जो हमारे फॉरेन टाइज हैं, हम उनका फायदा उठा सकें। टू कैच अप विद चाइनाज मोर एडवांस्ड पोजिशन एज ए स्पेस पावर, जिसके तहत अगर हम अपने फॉरेन जो भी हमारे संधियां हैं उनके साथ में अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करें और हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन टाइज का फायदा इस तरफ भी उठा पाए, तो हम चाइना के साथ में लीग में आ सकते हैं, समकक्ष आ सकते हैं। अभी हमसे चाइना बहुत आगे है क्योंकि वो इस स्पेस पावर की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका है, बट हम भी उसके बराबरी पर आ सकते हैं। While the Chinese program benefits from not inconsiderable private sector participation, inconsiderable मतलब बहुत थोड़ी है मात्रा में या बहुत थोड़ा सा, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो नॉट इनकंसिडरेबल मतलब क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण। बोल रहे हैं चाइनीज प्रोग्राम जो है, चाइनीज स्पेस प्रोग्राम जो है, उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, किससे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, क्योंकि वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा है, तो उससे उनको फायदा मिलता है। इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फिर ये क्या कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी ये अट्रैक्ट करते हैं। हैमस्ट्रंग्ड, ये क्या इज हैमस्ट्रंग, ये बाधित हुआ है बाय इट्स बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसीज। अब देखो ये बात तो है कि भाई उनके प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत काफी मात्रा में होता है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनका जो है वो बाधित हो गया है क्योंकि इनकी बेलिजरेंट मतलब काफी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, तो इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आना पसंद नहीं करता। एंड द शी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू मॉडर्नाइज द मिलिट्री बाय, और साथ ही साथ शी जिनपिंग यानी कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनका ये उनकी सरकार का ये भी प्लान है कि वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे। कैसे करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्लेयर्स से खरीद के, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के साथ साथ में वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे। अडेप्टिंग सिविलियन टेक्नोलॉजीज फॉर मिलिट्री यूज, क्या मतलब हुआ, प्राइवेट कंपनीज जो टेक्नोलॉजीज बना रही हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा मिलिट्री इस्तेमाल के लिए। दो अदर कंट्रीज, हालांकि दूसरी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें यूएस भी शामिल है, हैव सिमिलर पॉलिसीज, उनके पास भी ऐसी ही पॉलिसीज हैं, वो भी इन्हीं पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। According to in-space chairman Pawan K. Goenka, a significant slice of the $37.1 billion that the space sector raised worldwide in 2021 to 23 went to space startups. तो इन स्पेस के जो चेयरमैन है पवन के गोयंका, उनके द्वारा ये बताया गया कि बहुत बड़ी मात्रा किसकी, $37.1 बिलियन जो हमने फंड रेज करा, कब से कब तक, 2021 से 2023 तक हमारे स्पेस सेक्टर द्वारा दुनिया भर से जो फंड रेज किया गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेस की फील्ड में आने वाले स्टार्टअप्स को दिया गया। अगेंस्ट दिस एक्सटेंडेड बैकड्रॉप, अगेंस्ट द बैकड्रॉप मतलब कि इस पृष्ठभूमि में न्यू इन्वेस्टमेंट्स कैन ऐड टू इंडिया स्पेस इकोनॉमी, अगर हम इस बैकग्राउंड को देखें तो और नई जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी वो हमारी स्पेस इकोनॉमी को और ज्यादा प्रभावित करेंगी, और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, और ज्यादा उसमें प्रोत्साहन लाएंगी। बाय इम्प्रूविंग स्टार्टअप्स एक्सेस टू टैलेंट एंड कैपिटल, अब स्टार्टअप्स के लिए हमने पैसा दे दिया, अब अगला जो भी फंड आएगा वो हम उसके अंदर आने वाले टैलेंट को उभारने के लिए दे सकते हैं, है ना। यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी की जो स्टडी करना चाहते हैं बच्चे, उसके अंदर काम करना चाहते हैं, उनको दे सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इफेक्टिंग अ बेटर बैलेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से अपस्ट्रीम मतलब कि वो एक्टिविटीज जिनमें डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च हो सैटेलाइट का, स्पेसक्राफ्ट का या अदर स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का, और डाउनस्ट्रीम मतलब कि वो टेक्नोलॉजीज, वो एक्टिविटीज जिसके अंदर यूटिलाइज करने की बात हो या एप्लीकेशन की बात हो स्पेस टेक्नोलॉजी या उसके डेटा की, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं। वर्सेस द करंट स्क्यू इन फेवर ऑफ द फॉर्मर, जबकि अभी करंट में जो झुकाव है, स्क्यू मतलब झुकाव है, वो किसके प्रति है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज के प्रति है। फॉर्मर मतलब पहले वाली, तो पहले वाली कौन सी हो गई, अपस्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज।
बूस्टिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ज़्यादा हम किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, एंड इम्प्रूविंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा और बढ़ा रहे हैं कि भाई देखो हम ये भी कर सकते हैं, हम ये करने के भी काबिल हैं, हम ये करने के भी काबिल हैं, तो आप हमें और पैसा दे सकते हो निश्चिंत होके। फाइनली टू सस्टेन दीज विंड्स ऑफ चेंज, अंततः अगर हमें इन जो परिवर्तन की धारा है इसको बनाए रखना है, बदलाव की जो लहर इसको बनाए रखना है, द गवर्नमेंट मस्ट कीप द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्लियर। तो सरकार को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का दौर है, दायरा है, उसको साफ रखना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा। रिड्यूस रेड टेप, रेड टेप का मतलब होता है पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज, ब्यूरोक्रेसी, ये कम करना पड़ेगा। इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट, जनता का सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। एंड ईज इंडियन कंपनीज एबिलिटी टू एक्सेस फॉरेन मार्केट्स, और हिंदुस्तान की कंपनीज के लिए सुगम बनाना पड़ेगा कि वो फॉरेन मार्केट्स को आसानी से एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये था पैसेज। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स के आने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उसमें क्या हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हमने बात करी। बेसिकली ज़्यादा तो हमने बेनिफिट्स ही देखे हैं और उन्हीं के बारे में बात करी, और उनसे क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं उनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया स्पेस सेक्टर वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑन February 21। क्या चेंज बोला सरकार ने? 100% FDI उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, और 74% उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेस वगैरह में कर दिया, स्पेस सैटेलाइट वगैरह में, और 43% उनने कर दिया अलाउ, 43 या 49% अलाउ कर दिया उनने किसमें, जो हमने लॉन्च व्हीकल्स वगैरह अगर कुछ बनाने हैं तो उसके लिए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनकरेक्ट है, बैन नहीं किया है, 100% अलाउ कर दिया है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी allowing 100% foreign direct investments in certain segments of the space sector। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the primary purpose of Indian National Space Promotion and Authorization Center as implied in the passage? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। To solely regulate the activities of ISRO, वो उसको रेगुलेशन से बाहर लाने की बात की जा रही है कि रेगुलेशन से बाहर लाया जाए, तो इसरो को रेगुलेट करने की बात यहाँ पे नहीं की गई। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट स्पेस कंपनीज फॉर देयर स्पेस मिशंस, ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज के लिए यहाँ पे असिस्टेंस की यानी कि मदद की पेशकश की जाए, ऐसा भी नहीं है, ये इनकरेक्ट है। To act as a regulatory body for promoting and authorizing private participation in the space sector, बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगा जो कि प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा, ऑथराइज करेगा प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन को किसमें, स्पेस सेक्टर में। What is the tone of the passage regarding India space sector? तो इंडिया के स्पेस सेक्टर को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव हैं कि हम यहाँ से बहुत फंड जनरेट कर सकते हैं। ये लास्ट अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी जो अभी पिछले 1 दशक से उसका भी रिकॉर्ड टूट रहा है ना। हम इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, नए नए चीज़ें लेकर ढूंढ कर ला रहे हैं। सो पेसिमिस्टिक नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The history of space exploration and its romantic notion। तो इसके इतिहास के बारे में हमने चर्चा नहीं करी है, इंडियन स्पेस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। The challenges and risks associated with space technologies and space flight, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करी। The transformation of India's space sector through government reforms and private sector involvement, बिल्कुल करेक्ट है कि क्या परिवर्तन आएगा हिंदुस्तान के स्पेस सेक्टर में अगर कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई जाए और प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाए तो। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Based on the passage, we can infer that the author would be more supportive of। पैसेज के अनुसार इनमें से किस बात के लिए जो ऑथर है वो खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। Encouraging private sector participation in the space sector to compete with China's advanced position। तो क्या हम हिंदुस्तान के स्पेस रिसर्च के अंदर प्राइवेट कंपनीज को केवल इसी मकसद से अलाउ कर रहे हैं कि हमें चाइना के साथ में मुकाबला करना है? नहीं ना, हमारे
स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के आने से हमें फ़ायदा होगा, साथ ही साथ दूसरा ये हो जाएगा कि हम चाइना के और करीब आ जाएंगे। जो चाइना ने एक हमारे आगे बढ़त हासिल कर ली है, हम उसको कम कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। सो ए इनकरेक्ट हो जाता है। Adopting civilian technologies for military use in space sector to modernize the military. Space sector में कौन सा military use हो रहा है, बताओ मुझे। स्पेस में कौन सा हमारा दुश्मन पैदा हो गया है जिसके साथ में हमें मिलिट्री को देख के तैयारी करके लड़ना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और सिविलियन टेक्नोलॉजीज की बात जो है मिलिट्री सेक्टर में यूज करने की, वो चाइना कर रहा है, अभी तक हिंदुस्तान उस फील्ड पे पहुंचा नहीं है, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है। Increasing government regulations and the red tape to ensure the space sector's growth is controlled. तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। और रेड टेप का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म्स भरो, ये फॉर्म भरो, फॉर्म ए लेकर आओ, फॉर्म 72 लेकर आओ, तो वो फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी को कम किया जाए, ठीक है, ना कि बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। इम्प्रूविंग द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिड्यूसिंग रेड टेप ये भी करेक्ट है। एंड ईजिंग एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स टू सस्टेन ग्रोथ इन द स्पेस सेक्टर, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Such was his performance that the audience gave a standing ovation. उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी, ऐसी उसकी परफॉर्मेंस थी कि पूरी ऑडियंस जो है खड़े होकर तालियां बजाने लगी। कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। सच वॉज बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे सो वॉज नहीं आएगा, मच वॉज नहीं आएगा, सच एज नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों द्वारा मेहनत की जा रही है, तो क्या आ जाएगा, हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय द चिल्ड्रन। हार्ड वर्क, अब आर डूइंग प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो क्या आ जाएगा, इज बीइंग डन बाय द चिल्ड्रन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हार्ड वर्क इज डन, किया कर रहे हैं, किया गया, तो इज डन नहीं आएगा। हार्ड वर्क हैड बीन, पास्ट की घटना नहीं है। हार्ड वर्क वॉज, पास्ट की घटना नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द न्यू इलेक्ट्रिशियन इज अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न हमने पहले भी ये ईडियम पढ़ा है, इसका मतलब होता है जिसको ज्यादा नॉलेज ना हो, ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। सो इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एफिशिएंट मतलब बहुत प्रभावशाली, प्रोफिशिएंट अगेन प्रभावशाली, प्रोफेशनल यानी कि आपको उस काम को करने के प्रोफेशनल तरीका पता है, और इनएक्सपीरियंस मतलब ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है। Several minutes passed before she returned carry milk for the dog. कुछ मिनट हो गए जब वो आई और क्या लेकर आई, साथ में दूध लेकर आई डॉग्स के लिए, ठीक है। तो कैरी मिल्क की बजाय क्या आएगा, कैरिंग, दूध लेकर आ रही है ना, कैरी कर रही है, तो कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग, ऑप्शन ए में एरर है। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days. टाइम सिंस और फॉर दो चीजें होती हैं। सिंस होता है जब आपको किसी टाइम की बिगिनिंग पता हो, ठीक है, बिगिनिंग पता हो, और फॉर यूज होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो यहां पे 2 days, 2 दिन क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है, तो 2 दिन ड्यूरेशन है, तो क्या इस्तेमाल होगा, सिंस की बजाय फॉर। रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days की बजाय क्या आएगा, फॉर 2 days, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स का मतलब क्या होता है कि आपका थोड़ा सा एक झुकाव है चोरी के प्रति, आपके हाथों से जो चीजें हैं वो चिपक जाती हैं, फिर आप उनको उठा के लेके चल पड़ते हैं बिना पैसे चुकाए, दैट मीन्स यू स्टील। सो एन इंक्लिनेशन टू स्टील, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं, उनमें से एक सुंदर खूबसूरत ताजमहल भी है, ठीक है। सो बहुत सारी क्रिएशंस हैं, उनमें से एक ताजमहल है। जब हम वन ऑफ दी बोल रहे होते हैं तो जो साथ में सब्जेक्ट आएगा वो उसमें क्या आएगा, क्रिएशंस, प्लूरल फॉर्म में आएगा।
द ताजमहल द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पैदल यात्री को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पेशियस, स्पेशियस मतलब बहुत खुला डुला, काफी जगह है जहां पे। तो क्रैम्प मतलब सिकड़ा हुआ, एक्सटेंसिव मतलब विस्तार से, बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत खुला मैदान है, रूमी अगेन स्पेशियस, सो ऑप्शन ए क्रैम्प्ड इज करेक्ट। आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस, एम इस्तेमाल हो रहा है और फर्स्ट जो पार्ट है इस स्टेटमेंट का, फर्स्ट पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एम इस्तेमाल हो रहा है तो जब नेगेटिव पार्ट लिखना है तब लिखेंगे एम आई नॉट, और इसको एक और क्या लिखा जाता है? आंट आई। ओके, इजंट, इज नहीं है ना यहाँ पे, इजंट नहीं आएगा, इज इट नहीं आएगा, एम आई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आएगा, सो टैग क्या आएगा? आंट आई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इंश्योर मतलब सुनिश्चित, एडजर्न मतलब रद्द करना, प्योरिटी मतलब एकदम साफ सुथरा, और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब थकान हो जाना या किसी चीज का खत्म हो जाना। सो एग्जॉस्ट के स्पेलिंग EXHAUST, एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो, इट मतलब इट और साथ में ऑल्सो, ये भी जानना चाहता है, वो ये भी जानना चाहता है, वो मतलब जिसके बारे में पहले चर्चा की गई। ठीक है, इट मतलब वो मतलब जिसके बारे में पहले चर्चा की गई, तो ए क्या होगा? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी में ए फर्स्ट स्टेटमेंट, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में भी बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी में भी बी फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हमें क्या पता चल गया कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन बी, कि ये भी जानना चाहता है। इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड, कि कितने बच्चों को पोषक आहार मिलता है और जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है, ये भी जानकारी उसको चाहिए। अब किसको चाहिए? द मिड डे मील स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री फूड टू चिल्ड्रन इज इन फोकस अगेन। जो मिड डे मील का स्कीम है पूरी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाए, वो अब फिर से ध्यान का, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्यों बनी हुई है? अबाउट 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स आर कवर्ड अंडर दिस वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन। बोल रहे हैं लगभग 1.3 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो इस वेलफेयर स्कीम के अंदर में कवर किए जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए है। The government now wants to take stock of the implementation of the program. अब सरकार जानना चाहती है कि कितने स्कूलों में सही तरीके से, कितनी मात्रा में क्या इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितने मात्रा में खाना दिया जाता है, कितने बच्चों को खाना देते, ये सारी डिटेल उनको चाहिए। और लास्ट है कि इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो, तो पहले ये जानना चाहेगा, उसी के बाद में ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो आएगा, यानी कि डी के बाद में ए आएगा। करेक्ट, यहाँ पे डी के बाद में ए आ रहा है, यहाँ पे ए पहले डी बाद में आ रहा है, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में मिड डे मील स्कीम बता दिया कि जिसका उद्देश्य बच्चों को फ्री फूड देना है। फिर उसके बाद बताया कि कितने स्कूल्स को टारगेट करता है, तो सी जो है वो सेकंड पॉइंट होगा, फिर डी, फिर ए। बी सी डी ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरेस्ट द थीफ, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो द थीफ क्या है? पहले आ जाएगा लेट द थीफ बी अरेस्टेड। लेट द थीफ इज अरेस्टेड नहीं आएगा, द थीफ इज अरेस्टेड, पकड़ लिया गया। आप उसको पकड़ लिया गया नहीं बोल रहे, आप उसको बोल रहे पकड़ो थीफ को जाके। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, अगेन पकड़ लिया गया है। लेट द थीफ बी अरेस्टेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, परिवर्तित करना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? कंज्यूम। कंज्यूम मतलब किसी चीज को आप खपत कर रहे हैं। कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करना। कंडेंस मतलब किसी को गाढ़ा कर देना किसी चीज को। और कंजर्व, कंजर्व मतलब किसी चीज को संरक्षित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कन्वर्ट इज करेक्ट। In the olden days, many people used to think that the earth was flat.
जब आप बात कर रहे हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन की, तो आप उसमें जो वर्ब यूज होगा वो ईडी फॉर्म में होएगा, यानी कि मैनी पीपल यूज्ड टू थिंक। ठीक है, क्या आएगा? यूज्ड टू थिंक, पीपल यूज्ड टू थिंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। There is so much dash and confusion in life today because the goal of human beings is not clear. आज के दिन में इंसानों के अंदर बहुत सारा confusion, और साथ में confusion के साथ में एक और word है, ये है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे goals जो हैं, हमारे उद्देश्य जो है वो स्पष्ट नहीं है, clear नहीं है। Each person dash to fulfill his desire and dreams without dash the interest of the others. बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने सपने, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है बिना ये सोचे कि उसका दूसरे व्यक्ति का उसमें हित है, अहित है, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों को जाने बिना हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे कि एड वर्ल्ड है, कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ऐसी चीज़ों को भी इंडोर्स करते हैं जो शायद वो खुद अपने बच्चों को ना दें कभी भी, बट हमें बोला जाता है कि हम भी अपने बच्चों को देते थे, तो आप भी अपने बच्चों को दीजिए। अब वो ये नहीं समझते कि आपके उन चंद करोड़ों रुपयों के पीछे कितने करोड़ों बच्चों की सेहत खराब हो सकती है, नहीं समझते इस चीज़ को। तो बिना ये जाने कि भाई आप जो कर रहे हैं उससे दूसरे का हित अहित क्या होगा, आप अपने सपने पूरे, उनको करोड़ों करोड़ रुपए चाहिए, तो वो अपने सपने पूरे करने के लिए हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते, दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। When we have a dash motive, जब हमारे पास एक डैश मोटिव हो, किसी प्रकार का मोटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्रूअल हो सकता है, कैसा भी मोटिव है, वी लूज द सेंस ऑफ द हायर ऑब्जेक्टिव। तो हमें अपना उच्च उद्देश्य क्या है ना, किस चीज़ का, कि हमें खुशी हासिल करनी है, वो जो मुख्य उद्देश्य है हम उसको भूल जाते हैं, उसकी जो हमारे दिमाग में छवि है वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि हम कुछ अच्छी चीज भूल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव मोटिव होगा। Therefore there is lot of dash in our life, इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा chaos है, बहुत ज्यादा उथल पुथल है, कुछ ऐसी चीज है। There is so much dash and confusion. सर्टेनिटी मतलब कि कुछ निश्चिंतता है, तो निश्चिंतता तो नहीं है। पॉजिटिविटी पॉजिटिव बनी, कंफ्यूजन के साथ में पॉजिटिविटी एंड कंफ्यूजन कैसे होगा? अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, बिल्कुल करेक्ट बैठता है। रिलायबिलिटी भरोसेमंद, तो भरोसेमंद और कंफ्यूजन नहीं होता, अनिश्चितता और कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर्स हैज वॉन्ट हैव वॉन्ट या वॉन्ट्स, तो हर एक व्यक्ति करना चाहता है, तो सिंगुलर आएगा। हर एक व्यक्ति मतलब ईच इंडिविजुअल पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज डिजायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड ड्रीम्स विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर, बिल्कुल करेक्ट है, बिना सोचे ना, बिना दूसरे के हित के बारे में सोचे। डिसरिगार्डिंग मतलब किसी चीज को अनदेखा करना या फिर बेइज्जत करना। एक्सक्लूडिंग मतलब किसी चीज को आप बाहर रख रहे हैं। डिस्क्राइबिंग जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर। व्हेन वी हैव अ डैश सेल्फलेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, बिना स्वार्थी हुए आप कुछ कर रहे हैं। तो सेल्फलेस मोटिव हो तब हम खुशी की भावना भूल जाते हैं। सेल्फलेस मोटिव हो तो आपको अपने आप ही वो काम करके खुशी मिल जाती है। सेल्फिश स्वार्थी अगर मोटिव हो हमारा, तो हमें जो मुख्य उद्देश्य है खुशी को अटेन करना वो भूल जाता है। ह्यूमेन इंसानियत से भरा। नोबल अगेन अच्छा, positive, so option B selfish is correct. Therefore there is lot of strife का मतलब होता है बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा गुस्सा। तो यहाँ पे स्ट्रिफ है हमारी लाइफ में। कॉनकॉर्ड मतलब किसी बात को अग्री करना, किसी चीज से मान जाना। हार्मनी पीस, ठीक है, पीस मतलब शांति, हार्मनी मतलब मिलजुल के कुछ एक साथ करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्ट्रिफ इज करेक्ट। जो हमारे बीच में मतभेद है, केओस है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।